आज हम बात करेंगे प्रेमचंद की कहानी ठाकुर के कुएं के बारे में, जिसमें उन्होंने स्त्री के वर्गगत और जातिगत शोषण का चित्रण किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये कहानी है ठाकुर का कुआं, ये कहानी बेसिकली जोखू और गंगी की है। इसमें ये जो कहानी है इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ जोखू प्यासा है और इनका जो कुआं है उसमें कोई जानवर मर गया, जिसकी वजह से वो जो कुएं का पानी है वो गंदा हो गया है। तो जो गंगी है वो कहती है जोकू से कि तुम तो बीमार हो पहले से ही, तुम कुएं का गंदा पानी पियोगे तो और बीमार पड़ जाओगे। इसलिए वो सोचती है कि मैं ठाकुर के कुएं से जो है पानी निकाल के ले आऊँगी तुम्हारे लिए, साफ़ पानी। लेकिन जैसा वो सोचती है ऐसा हो नहीं पाता, और अंत में क्या होता है कि जो जोखू है वो वही गंदा पानी पी लेता है और फिर उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी की जो पृष्ठभूमि थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसमें जो ये जो कहानी है उसमें प्रेमचंद ने स्त्री के जो है शोषण, स्त्री का जो शोषण है वो उसको किस तरीके से जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है, स्त्री के वर्गगत और उसके जातिगत शोषण को। तो इसमें जो है इस कहानी में एक छोटा सा प्रसंग आता है, जिसमें गंगी जो है वो पेड़ों के पीछे छिपकर ठाकुर के कुएं से एक घड़ा पानी लेने के लिए सही समय का इंतज़ार कर रही होती है। तो इतने में वो देखती है कि जो दो स्त्रियां हैं वो ठाकुर के कुएं पर चढ़कर पानी खींच रही हैं। तो वो जो स्त्रियां हैं वो आपस में स्त्री जाति के प्रति पुरुषों के अन्यायपूर्ण रवैये पर गुस्सा व्यक्त करती हैं। वो दोनों स्त्रियां बिना किसी डर या हिचकिचाहट के कुएं पर चढ़कर पानी खींचने लगती हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है, ये स्थिति दर्शाती है कि वो सरवण यानी कि स्पर्श, जिनका स्पर्श जो है अपवित्र नहीं माना जाता, उन्हें पूरा अधिकार है कि वो बेझिझक, बेरोक-टोक और बिना किसी अविरोध के पानी लेने की हकदार हैं। वो पानी ले सकती हैं, वहाँ से निकाल सकती हैं, उन्हें कोई आकर मना नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो सरवण वर्ग की स्त्रियाँ हैं, इनकी शिकायत किससे है? इनकी शिकायत पुरुष प्रधान की व्यवस्था से है, जिसमें उनकी स्थिति एक लौंडी यानी कि एक दासी या गुलाम की श्रेणी से बढ़कर नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा वो एक पुरुष के लिए कुछ नहीं है इस पुरुष प्रधान व्यवस्था में, इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में। तो यहाँ पे वो जो स्त्रियाँ हैं वो अपने गुस्से को अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं कि जब ताज़ा पानी पीने का मन करता है तो बस हुक्म चला दिया कि पानी लाओ, जैसे कि हम लौंडियाँ ही तो हैं। तो यहाँ पे जो स्त्री है वो इस प्रकार के रवैये से बहुत ज़्यादा दुखी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करती है। लेकिन वो क्या है कि इस पुरुष प्रधान व्यवस्था में इसके विरोध में कुछ कह नहीं सकती है ना, कुछ कहने की कोशिश नहीं करती। वो कहती है कि हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। तो यहाँ पे इस स्त्री के द्वारा कहा गया ये जो ईमानदार कथन है वो पूरी तरह से जो सरवण वर्ग के जो पुरुष वर्ग है उनके ऊपर तीखी चोट करती है। यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार मालिक अपने नौकर से दिए जाने वाले मजदूरी के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा श्रम लेना चाहता है, काम लेना चाहता है, उसी प्रकार यहाँ पे जो विवाह संस्था है उसने बहाल कर दिया कि जो विवाह संस्था है उसने पुरुषों को अपनी स्त्री पर मालिकाना हक जो है वो बहाल कर दिया कि अब तो भाई विवाह हो गया, तो अब जो पुरुष है वो अपनी स्त्री पर पूरी तरह से मालिकाना हक जता सकते हैं कि मैं उसका मालिक हूँ, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो सामंतवादी और पूंजीवादी मानसिकता है यहाँ पे पूरी तरह से हावी है, जिसमें दोहरे शोषण की शिकार स्त्री प्रतिरोध में सिवाय बड़बड़ाने के और कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो स्त्रियाँ हैं वो एक मजदूर की तरह, है ना, एक गुलाम की तरह रहने के लिए विवश है। यही उनकी जीवन की जो सबसे बड़ी त्रासदी है। समाज, परिवार, परंपरा, धर्म और सत्ता, इन सब के झूठे नीति मूल्यों ने उसके अस्तित्व, अस्मिता और अधिकार को छीना है। एक स्त्री होने के कारण उसे जो है शोषण और मानसिक आर्थिक शोषण के दोहरे मार्ग को पूरी तरह से बराबर झेलना पड़ता है, और यही इस सामाजिक व्यवस्था की सच्चाई है। तो जो प्रेमचंद है उन्होंने इस प्रसंग को पूरी नाटकीयता के साथ इस कहानी में जोड़ा है। वो शायद इस कहानी में इस प्रसंग का जोड़ने के पीछे उनका ये उद्देश्य होगा कि जो पाठक वर्ग है वो गंगी के शोषण को अच्छी तरह से समझ सके, क्योंकि जो गंगी है वो एक अछूत वर्ग की स्त्री है, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जिनका छूना भी अपवित्र माना जाता है। तो उसका कुएं को छूना किसी भयंकर अपराध से कम नहीं है ना, इन सरवण वर्गों के लिए। तो यहाँ पे जो स्पर्श स्त्रियाँ हैं, उन स्पर्श स्त्रियों की और गंगी की स्थिति में जाति आधारित अधिकारों का फर्क है। गंगी इसलिए अपमान बोध, असुरक्षिता, अनिश्चितता, जातिगत उत्पीड़न की शिकार है। उसके इंसान होने को नकार कर उसके मानवीय अधिकारों का भी यहाँ पर हनन होता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो एक अछूत है, दलित वर्ग की स्त्री है। तो जो गंगी है उसको ये अधिकार नहीं है कि वो स्पृश्य जातियों के साथ उठे बैठे, उनके घरों के अंदर प्रवेश करे, पानी के स्रोतों को छुए, कुएं को छुए, क्योंकि उसके छूने से जो सारी वस्तु हैं, प्रत्येक वस्तु क्या हो जाएगी? अपवित्र हो जाएगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि ब्राह्मणवाद की नज़र में तो अछूत जो है वो जानवरों से भी निम्न है। जहाँ जानवर पानी पी सकते हैं, उस स्रोत को छू भी सकते हैं, वहीं पे जो अछूत है वो ना ही पानी पी सकते हैं, ना ही उस साधन को छू सकते हैं। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों, पुराणों में इसी आधार पर
सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकारों का बंटवारा भी स्पष्ट रूप से किया गया है। अगर हम मनुस्मृति की बात करें तो जो मनुस्मृति है उसमें हिंदू धर्म का विधान भी यही माना जाता है, जहाँ पे शूद्र है ना, अतिशूद्र और स्त्री के जन्म के साथ उसके अधिकार, व्यवहार और उसके नीति मूल्यों को निर्धारित कर दिया जाता है। अब वर्ष 1921 और 22 की बात है, जहाँ महात्मा गांधी जो थे उन्होंने जाति के जन्मना तय होने से सहमत थे। वो कहते थे कि जो जन्म है हमारा वो जाति के आधार पर ही होता है। तो उनकी मान्यता थी कि जाति प्रथा एक प्राकृतिक विधान है। वो कहते थे कि जो जाति प्रथा है वो प्राकृतिक है, जिसका विरोध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी किया है ना। तो यहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो कहते हैं कि मेरे यही विचार है और मैं उसके विरुद्ध हूँ जो वर्ण व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। तो जाति प्रथा एक प्राकृतिक विधान है। गांधी जी के इस भ्रमित करने वाले तर्क का विरोध किसने किया था? जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। उन्होंने जाति प्रथा शोषकों और सत्ताधारी द्वारा निर्मित मानव निर्मित कानूनी, उन्होंने कहा कि निर्मित अर्थात मानव निर्मित कानूनी विधान है। जैसा कि वैज्ञानिक तर्क देकर कहा है कि जाति व्यवस्था के पक्ष में श्री गांधी द्वारा दिया गया तर्क बहुत ही आश्चर्यजनक और ऐतिहासिक रूप से असत्य है। ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि जिसने मनुस्मृति पढ़ी है वो ये कभी कह ही नहीं सकता कि जाति प्रथा प्राकृतिक है। मनुस्मृति क्या कहती है? परंतु जिसे मनुस्मृति के विषय में थोड़ी सी भी जानकारी है वो जाति व्यवस्था को प्राकृतिक व्यवस्था मान ही नहीं सकता, क्योंकि मनुस्मृति में प्रकट होता है कि जाति विधान हिंदुओं का कानूनी विधान है जिसे बलपूर्वक चलाया जाता रहा है। तो आज तक यह जिन कारणों से बचा हुआ है वो है जनसाधारण को शस्त्र ग्रहण करने से वंचित रखना, है ना, उन्हें शिक्षा, उनके अधिकारों से वंचित रखना, उनको संपत्ति के अधिकारों से वंचित रखना। तो वो कहते हैं कि जो जाति प्रथा है वो प्राकृतिक नहीं है, इसे शासकों ने शोषितों पर थोपा है। मतलब वो पूरी तरह से कहते हैं कि ये मानव के द्वारा निर्मित है ना। वो कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि जाति प्रथा प्राकृतिक है, लेकिन अम्बेडकर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसे मानवों ने खुद बनाया है। अगर मनुस्मृति भी कोई पढ़ता है तो उसे मनुस्मृति भी पढ़कर ये पता चल जाएगा कि इसे जो शासक है उन्होंने शोषितों पर थोपा है, खुद मानव निर्मित है ये, है ना, ये प्राकृतिक रूप से नहीं है। तो हजारों वर्षों से चली आ रही छुआछूत की परंपरा ने अछूत वर्ग को न केवल मूलभूत मानव अधिकारों से वंचित किया बल्कि इंसान के स्तर से भी नीचे गिरा दिया है। तो इसी से ठाकुर का कुआं केवल दलित जीवन की स्थिति को बयान करने वाली एक घटना मात्र बनकर रह गई है। तो जो साहित्य है वो सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम भी है, जो सामाजिक समानता स्थापना के संघर्षशील आंदोलन का रूप भी ले सकता है। लेकिन जाति भेद निर्मूलन के क्रांतिकारी दर्शन के अभाव में एक संवेदनशील कहानी विचार के स्तर पर बदलाव लाने में सफल नहीं हो सकी। गंगी का कुएं की जगत से कूद कर भागना, संघर्ष करने की बजाय उसकी यथास्थिति में विश्वास होने और उसी की ओर लौटने का संकेत देती है। जोकू का वही गंदा मैला पानी पीने भी इसी मूढ़ता, जड़ता और पलायनवादी दृष्टि को स्पष्ट करता है। मतलब ये कहानी तो लिखी गई, एक आंदोलनकारी कहानी थी, है ना। प्रेमचंद ने इस कहानी को एक आंदोलन के रूप में लिखा था, क्योंकि वो दलित समस्या को समाज के सामने लेकर आना चाहते थे। लेकिन ये जो कहानी है ना, इस कहानी में ये नहीं दिखाया गया कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है या उसके विरोध में खड़ी है, नहीं, बल्कि वो पलायनवादी दृष्टिकोण अपनाकर वापस उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, है ना। एक तरह से कहा जा सकता है कि यथास्थितिवाद वाली अवस्था में। तो प्रेमचंद के ठाकुर का कुआं पर डॉक्टर अम्बेडकर का विचार जो है विचारों का प्रभाव दिखाई नहीं देता, बल्कि गांधीवादी विचार दिखाई देता है। इसमें गांधीवादी विचार का प्रभाव दिखाई देता है, अम्बेडकर का विचार प्रभाव नहीं दिखाई देता। ठीक है। हजारों वर्षों की गुलामी से मुक्ति के लिए उभरा यह वंचितों, शोषितों का अस्मिता का स्वर था, जिसकी गूंज प्रेमचंद जैसे प्रगतिशील, संवेदनशील और सजग रचनाकार तक पहुंची नहीं हो। ऐसा हो नहीं सकता। तो अछूतों के इस प्रथम संघर्ष को कोई रचनाकार अनदेखा नहीं कर सकता था, लेकिन गांधीवाद के प्रभाव ने रचनाकारों को अस्पृश्यता की समस्या को गांधीवादी दृष्टि से ही देखने पर मजबूर किया। मतलब प्रेमचंद ने ये जो कहानी लिखी है ना, अछूतों की समस्या को सामने लेकर आए, दलितों की समस्या को सामने लेकर आए, लेकिन इसमें भी उन्होंने गांधीवादी दृष्टि को ही सामने रखा कि अगर लोग अछूत की समस्या को, दलितों की समस्या को समझ रहे हैं तो वो गांधीवादी दृष्टिकोण से ही समझेंगे, है ना, अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से नहीं समझेंगे। इसलिए ठाकुर का कुआं में जोखू और गंगी अपनी अस्मिता और मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध नहीं दिखाई देते, बल्कि जातिवादी प्रवृत्तियों के समक्ष ब्राह्मणवाद के सामने समर्पण करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि गांधीवाद आदर्शवाद और समर्पण सिखाता है ना। क्योंकि गांधीवाद हमें यही तो सिखाता है, आदर्शवाद, समर्पण। तो वही चीज़ इस कहानी में भी हमें नजर आती है। ठीक है। अगर प्रेमचंद ने ये कहानी गांधीवाद के स्थान पर अम्बेडकरवाद को ग्रहण करते हुए लिखी होती, है ना, तो इस कहानी का अंत वैसा नहीं होता जैसा ठाकुर का कुआं में हुआ है। तब गंगी को ठाकुर का डटकर विरोध करते हुए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए चित्रित किया गया होता, और जोखू को गंदा मैला पानी पीते हुए तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया होता। केवल समस्या का निर्देश करना मात्र ही अस्पृश्यता को समाप्त करने का कारगर उपाय नहीं है, बल्कि प्रेमचंद ने गांधीवाद के प्रभाव में समझने में देर कर दी थी। इसलिए ठाकुर का कुआं कहानी केवल दलित जीवन की स्थिति को बयान करने वाली एक घटना मात्र बनकर रह गई। तो साहित्य जो है वो सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है, जिसके समर्थ अभिव्यक्ति समानता मूलक समाज की स्थापना का एक
संघर्षशील आंदोलन बन सकती है। लेकिन क्रांतिकारी दर्शन को आत्मसात करके उसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति के अभाव में एक संवेदनशील रचना विचार के स्तर पर भी बदलाव लाने के प्रयास में असफल हो गई है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।